इस लाल ग्रह पर, इस लाल मिट्टी में हमारे अनेकों शूरवीर रौंदे गए हैं। बस यूं समझ लें, कुछ इस लाल ग्रह के छल का शिकार हो गए और कुछ अंतिम सांस तक जूझते रहे। इन मशीनी योद्धाओं ने अपने अंतिम समय में एक एक बिट तक के डेटा को हमें ट्रांसमिट किया है। मंगल ग्रह पर जीवन के अंश खोजने एक लंबे सफर पर निकली ये मशीनें वहां जीवन खोजते खोजते खुद धराशायी हो जाती हैं। मंगल या हमारे योद्धा, कौन हारता है या कौन बाजी मारता है, ये तो बाद की बात है, या फिर कह लो ये तो आपके हाथ है, क्योंकि कमेंट सेक्शन तो भाई आप ही के पास है। तो कमेंट करके आप ही बता देना। वैसे भी राइमिंग के चक्कर में वीडियो कहाँ की कहाँ चली गई। खैर चलिए चलते हैं फिर से मंगल पर, जहाँ पड़ी ये मशीनें इसे किसी कब्रिस्तान से कम नहीं बनाती हैं। कहानी पुरानी जरूर है, लेकिन मजेदार है। इन सब की शुरुआत हुई थी स्पेस रेस के दौरान। यूएसएसआर ने पृथ्वी के ऑर्बिट में मानवता के इतिहास का पहला स्पेसक्राफ्ट स्पुतनिक 1 भेजकर इतिहास रच दिया था। अब अगला नंबर था चांद का। चांद पर पहले पहुंचने की होड़ भी तेज हो चुकी थी। सन 1957 में स्पुतनिक की कामयाबी ने पूरी दुनिया का ध्यान यूएसएसआर पर केंद्रित कर दिया था। इसके 3 साल बाद यूएसएसआर ने अपना अगला टारगेट मार्स को चुना। अद्भुत, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्स। 10 अक्टूबर सन 1960 मार्सनिक 1 लॉन्च किया गया। ये इतिहास का पहला अटेम्प्ट था मार्स तक पहुंचने का। लॉन्च के बाद ही इसका जायरोस्कोप फेल हो गया, फिर एल्टीट्यूड कंट्रोल सिस्टम। इसके बाद ये अपने रास्ते से भटका और इंजन पूरी तरह से बंद हो गया। ये लो अर्थ ऑर्बिट तक भी नहीं पहुंच पाया। ये दोबारा धरती पर गिरा और जलकर खाक हो गया। मिशन फेल हो गया। इसके 4 दिन बाद 14 अक्टूबर सन 1960 को मार्सनिक 2 लॉन्च किया गया। ये भी अर्थ ऑर्बिट तक नहीं जा पाया। फ्यूल टैंक से ऑक्सीजन लीकेज की वजह से इसके सेकंड स्टेज के इंजन इग्नाइट ही नहीं हुए और मिशन फेल्ड। इसके बाद सोवियत यूनियन के लगातार 3 और मिशन फेल हुए, जो कि फ्लाई बाय मिशन थे। सोवियत यूनियन ने 30 नवंबर सन 1964 को जोंड 2 नाम से एक मार्स फ्लाई बाय मिशन लॉन्च किया। सोवियत यूनियन का ये 6ठा स्पेसक्राफ्ट था जो मार्स फ्लाई बाय के लिए भेजा गया था। जोंड 2 को मार्स पर मीथेन का पता लगाना था। इस पर फोटो टेलीविजन कैमरा भी इंस्टॉल्ड था। इसके अलावा रेडिएशन डिटेक्टर, चार्ज्ड पार्टिकल डिटेक्टर, रेडियो टेलीस्कोप और इसके अलावा और भी कई इंस्ट्रूमेंट थे। लेकिन ये भी मार्स कर्स का शिकार हो गया। फ्लाईबाय से पहले ही इसका कांटेक्ट हमसे टूट गया। मई 1965 को ये उस अंधेरे अंतरिक्ष में अकेला पड़ चुका था। इसका एक सोलर पैनल भी खराब हो गया था। आधी पावर पर चल रहे इस स्पेसक्राफ्ट ने लाल ग्रह तक पहुंचने से पहले ही अपना दम तोड़ दिया। 6 अगस्त सन 1965 को इसने तकरीबन 1500 किलोमीटर दूर से मार्स का फ्लाईबाय किया, लेकिन चुपचाप। ये स्पेसक्राफ्ट हमें एक बिट डेटा भी ट्रांसफर नहीं कर पाया। अंतिम पड़ाव पर जाकर ये मिशन भी फेल हो चुका था। 30 नवंबर सन 1971 नासा लॉन्च करता है मैरिनर 9, जो कि एक ऑर्बिटर था। ये काम मुश्किल था, किसी दूसरे ग्रह के ऑर्बिट में स्पेसक्राफ्ट का इंसर्शन। नासा कामयाब रहा। 13 नवंबर सन 1971 को मैरिनर 9 पहला स्पेसक्राफ्ट बन चुका था जो किसी दूसरे ग्रह को ऑर्बिट कर रहा था। मैरिनर 9 ने मार्स की 85% सरफेस को मैप कर लिया। जब ये ऑर्बिटर भी मंगल पर पहुंचा, तब मंगल को एक बड़े भयानक डस्ट स्टॉर्म ने घेर रखा था। मार्स की सरफेस पूरी तरह से ढकी हुई थी। ये देखकर प्लेनेटरी साइंटिस्ट पूरी तरह से सरप्राइज हो गए। उन्होंने मैरिनर 9 को रीप्रोग्राम कर दिया और इमेजिंग का काम कुछ महीनों के लिए टाल दिया गया। यहाँ पर याद आते हैं मार्स 2 और मार्स 3, जिन्हें रीप्रोग्राम नहीं किया जा सकता था और वो इस भयानक तूफान की भेंट चढ़ गए थे। नासा ने उन गलतियों से सीखा और मिशन रीप्रोग्राम होने लायक बनाया और आखिरकार ये भी काम आ गया। इसके द्वारा भेजी गई इमेजेस ने मार्स पर नदियों, क्रेटर्स, वोल्केनोज, घाटियों, अतीत में पानी बहने और तेज हवाओं के चलने के संकेत दिए। इसके दोनों चांद फोबोस और डीमोस के भी फोटोग्राफ्स लिए गए। इस ऑर्बिटर ने 7000 से भी ज्यादा इमेजेस हमें ट्रांसमिट की और मार्स के साउथ पोल पर वाटर वेपर्स को भी डिटेक्ट किया।
27 अक्टूबर सन 1972 के दिन इस ऑर्बिटर का संपर्क पृथ्वी से हमेशा के लिए टूट गया। संपर्क साधने की कई कोशिशें की गईं, लेकिन कामयाबी न मिल पाई। स्पेसक्राफ्ट हमेशा के लिए खो चुका था। ये आज भी मार्स को ऑर्बिट कर रहा है। नासा का कहना है कि सन 2022 तक तो ये ऑर्बिट में ही रहेगा। इसके बाद ये मार्शियन एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाएगा और जलते हुए खाक होकर मंगल की जमीन पर जा गिरेगा। इस तरह से इस कब्रिस्तान में एक और योद्धा ढेर हो जाएगा। एक ऐसा योद्धा जिसके सम्मान में सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी घाटी का नाम रखा गया है, वेलिस मैरिनरिस। मैरिनर 9 की सफलता के बाद नासा वाइकिंग मिशन प्लान करता है। वाइकिंग 1 और वाइकिंग 2 दोनों में ही एक लैंडर और एक ऑर्बिटर शामिल था। नासा के इतिहास में ये मिशन एक अलग ही खास पहचान रखता है, क्योंकि नासा पहली बार इस लाल रेत पर उतरने वाला था और दुनिया ये देखने वाली थी कि धरती के बाहर की दुनिया का आसमां आखिर कैसा दिखाई देता है। वाइकिंग 1 सही सलामत मंगल तक पहुंच जाता है और 20 जुलाई सन 1976 को वाइकिंग 1 लैंडर मार्स के क्रीज प्लेनेटिया नाम की एक जगह पर एकदम सुरक्षित उतार दिया जाता है। इसके बाद वाइकिंग 2 भी इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड में 3 सितंबर सन 1976 को यूटोपिया प्लेनेटिया नाम की जगह पर एक सफल लैंडिंग को अंजाम देता है। अब ये सिर्फ 2 मशीनें थीं जो बिल्कुल अकेली उस लाल ग्रह पर राज करने वाली थीं। इनके सामने खुला आसमान था और नीचे मंगल की वो लाल जमीन जहां से उन्हें जीवन के अंश खोज निकालने थे। उतरते ही वाइकिंग 1 ने 2 ऐतिहासिक इमेजेस ट्रांसमिट की। एक में मंगल की जमीन पर पड़े पत्थर दिख रहे थे, तो दूसरी इमेज में जमीन और आसमां एक होते हुए दिखाई दे रहे थे। मंगल की वो पहली झलक किसी अथाह रेगिस्तान से कम नहीं थी। ये स्नैपशॉट मंगल पर रात होने से पहले ले लिए गए थे। रात को इस लैंडर को स्लीप मोड में जाना था और वैज्ञानिक बिल्कुल भी श्योर नहीं थे। इवन वो चांस भी नहीं लेना चाहते थे। क्या पता लैंडर मंगल की सुबह का सूरज कभी देख ही न पाता, इसलिए वो तस्वीरें तुरंत ही ले ली गईं। 6 हफ्ते बाद वाइकिंग 1 ने ही मार्स की पहली कलर्ड इमेज ट्रांसमिट की। लोग मंगल की उन तस्वीरों को देखने के लिए इतने उत्सुक थे कि पब्लिक डिमांड को देखकर नासा वैज्ञानिकों ने मंगल से आ रही इमेजेस को 30 मिनट के भीतर ही टीवी पर ब्रॉडकास्ट कर दिया। लेकिन इस हड़बड़ी में वो इमेजेस को कैलिब्रेट नहीं कर पाए। मंगल का आसमां लोगों ने पहली बार नीला ही देखा था, एकदम धरती के जैसा। लेकिन बाद में नासा वैज्ञानिकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह क्लियर किया कि मंगल का आसमान असल में गुलाबी है। पता नहीं अभी और कितना चौंकाने वाला था ये मिशन। उधर वाइकिंग 2 के सिस्मोमीटर ने मंगल पर जमीन की हलचल और हवा को रिकॉर्ड कर लिया। वो मार्स क्वेक लेवल 3 के मैग्नीट्यूड का था। तब हमें पता चला कि मार्स की टेक्टोनिक प्लेट्स में भी मूवमेंट है। इस मिशन ने यह भी रिकॉर्ड किया कि मार्स पर एंशिएंट वाटर के निशान तो हैं, लेकिन इस समय मार्स एकदम सूख चुका है। मार्स की ये फेमस तस्वीर तो आपने कहीं ना कहीं जरूर देखी होगी। थैंक्स टू वाइकिंग मिशन, ये तस्वीर भी इन्हीं मिशंस के ऑर्बिटर ने ली थी। मिशन तो मार्स पर 90 दिनों तक काम करने के लिए प्लान किया गया था, लेकिन ऑर्बिटर्स और लैंडर्स सब ने उम्मीद से ज्यादा काम किया। वाइकिंग 2 ऑर्बिटर ने लगभग 2 साल में मार्स को जितना हो सकता था उतना एक्सप्लोर किया और 25 जुलाई सन 1978 को ऑर्बिटर जवाब दे गया। वाइकिंग 2 ऑर्बिटर मिशन अब खत्म हो चुका था, लेकिन कहानी अभी बाकी है। दोनों वाइकिंग लैंडर्स ने मंगल ग्रह पर 3 सेम बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। गैस एक्सचेंज एक्सपेरिमेंट, जो मार्स पर माइक्रोब मेटाबॉलिज्म खोजने के लिए था। दूसरा एक्सपेरिमेंट था लेबल्ड रिलीज एक्सपेरिमेंट, जो मार्स पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिटेक्ट करने के लिए था। और तीसरा एक्सपेरिमेंट था पायरोलिटिक रिलीज एक्सपेरिमेंट, जो वहां की मिट्टी में बन रहे किसी ऑर्गेनिक मैटर की तलाश के लिए था। हैरानी की बात यह थी कि रिजल्ट्स चौंकाने वाले थे। वाइकिंग्स ने जीवन के अंश खोज लिए थे। वैज्ञानिक एकदम हैरान थे, क्या मंगल पर वाकई में जीवन खोजा जा चुका था? नासा ने इस खोज से साफ इनकार कर दिया। कहा गया कि रिजल्ट्स कॉन्टामिनेटेड हैं, शायद वो ऑर्गेनिक मैटर पृथ्वी से ही गया है। लेकिन सभी नासा वैज्ञानिक इस बात पर सहमत नहीं थे।
हाल ही की कुछ स्टडीज बताती हैं कि शायद से वाइकिंग ने ऑर्गेनिक मटेरियल खोज लिया था, लेकिन वहीं 2006 में की गई एक स्टडी में यह कहा गया कि वाइकिंग्स इतने सेंसिटिव नहीं थे कि वो मार्स पर लाइफ के ट्रेसेस को खोज पाते। वाइकिंग्स ने तो बस अभी मार्स को खरोंचा ही था और लाइफ के ट्रेसेस मिल गए। अगर वाइकिंग को सही में ऑर्गेनिक मटेरियल मिला था तो फिर दोबारा हमें लाइफ के ट्रेसेस क्यों नहीं मिल पाए, और नासा की गतिविधियां मार्स पर तेज क्यों हो रही हैं? क्यों इतना पैसा मार्स पर जाने के लिए खर्च किया जा रहा है? क्या इन सब बातों में कोई लिंक है या नासा हमसे कुछ छिपा रहा है? वाइकिंग मिशन से हमें 50,000 इमेजेस मिल चुकी हैं जिन्हें आज तक एनालाइज किया जा रहा है। वाइकिंग्स ने हमें पहली बार ये दिखाया कि मंगल की जमीन बिल्कुल वैसी ही है जिस तरह के मेटेरॉइड हमें धरती पर मिले हैं, जो ये बताता है कि वो मेटेओर्स मंगल से ही आए होंगे। लेकिन क्या वही मेटेओर्स यहाँ पृथ्वी पर लाइफ लेकर आए थे? ये एक बड़ी डिबेट का विषय है। सन 1980 में वाइकिंग 2 लैंडर और वाइकिंग 1 ऑर्बिटर अलविदा कह देते हैं और 1982 में वाइकिंग 1 लैंडर का संपर्क भी हमसे टूट जाता है। लेकिन आखिरी समय तक लास्ट बिट ऑफ डेटा इस मिशन ने हमें भेजा और इसके साथ ही कई सारे रहस्य हमारे सामने छोड़कर चला गया ये मिशन। ये योद्धा भी उसी कब्रिस्तान में चैन की नींद सो गए। अब इस ग्रह को इंतजार था अपने अगले टारगेट का। जानेंगे अगली वीडियोस में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिए ताकि आपको चैनल की अपडेट्स मिलती रहें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर भी कर ही दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।